हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूं जो एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। 15 से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। टॉपिक क्या है देखते हैं। आज का आपका टॉपिक है अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ आज हम डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपको आज पूरे तरीके से पक्का हो जाएगा और एग्जाम तक आप इस टॉपिक को ऐसे लर्न कर लेंगे कि आपको दोबारा एक बार सिर्फ देखने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा लास्ट मोमेंट पर, तो आपको सब कुछ चीजें रिकॉल हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसीलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रही हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। तो अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ आज हम सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए आगे प्रोविजन बढ़ाती हूं जिसमें हमें यह पता लगेगा कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में दिया गया है। तो अमेंडमेंट के जुड़े हुए जितने भी प्रोविजन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के अंदर दिए गए हैं। तो आप यहां लिख लीजिए, पार्ट 20 अमेंडमेंट्स जुड़ी हुई बातें करता है। पार्ट 20 बातें करता है अमेंडमेंट के बारे में। कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 368। आर्टिकल 368। ये लो जी, दो बातें तो आपकी क्लियर हो गई हैं। अब ये पता होना चाहिए कि अमेंड करने की पावर किसके पास है। तो अमेंड करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पावर टू अमेंड किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है जी, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड प्रोसीजर देयरफॉर, इसके प्रोसीजर के अंदर भी, एंड प्रोसीजर देयरफॉर, ठीक है, ऑल राइट। अब ये अमेंडमेंट किन तरीकों से हो सकती है? कुछ वर्ड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखे हुए हैं। अमेंडमेंट किन तरीकों से हो सकती है? या तो कुछ ऐड किया जा सकता है या फिर कुछ बदला जा सकता है। मैं इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में लिख रही हूं, ठीक है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। या फिर रिपील किया जा सकता है। अभी बताती हूं, परेशान मत होइए। एडिशन, पहले से प्रोविजन नहीं है बट उसको इंसर्ट किया जा रहा है, नया एक प्रोविजन लाया जा रहा है। जब बिल्कुल न्यू प्रोविजन है तो उसको डाला जा रहा है थ्रू अमेंडमेंट, तो हम क्या बोलेंगे? एडिशन है ये, ठीक है। पहले से कोई प्रोविजन है लेकिन उसमें बदलाव किए जा रहे हैं तो वो है वेरिएशन। पहले से प्रोविजन है बट उसको हटा करके, रिमूव करके, रिपील करके नया प्रोविजन लाया जा रहा है, दैट इज रिपील, राइट। तो ये तीन तरीकों से अमेंडमेंट किया जा सकता है। अभी बात करते हैं कि अमेंड करने का प्रोसीजर क्या है। अगर संविधान में अमेंडमेंट लाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। मैं आपको एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करूंगी, उस प्रोसीजर की मदद से हमें कुछ बातें क्लियर होंगी। देखो, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर में सबसे पहले तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये बिल इंट्रोड्यूस कौन करेगा? या तो कोई प्राइवेट मेंबर करेगा, या तो कोई प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा। जब इंट्रोड्यूस हो गया तो दोनों हाउसेस के अंदर लेट डाउन किया जाएगा, ठीक है। दोनों हाउसेस में लेट डाउन होगा, लेट डाउन होगा दोनों हाउसेस से और पास करवाया जाएगा। बोथ हाउसेस से पास होना चाहिए। बोथ हाउसेस का मतलब है राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए, ठीक है। ये पास होने का क्या क्राइटेरिया है? मेजॉरिटी चाहिए होती है। हाउसेस में जितने मेंबर होते हैं उन सभी की मेजॉरिटी अगर मिल गई तो ये बिल पास माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आता है मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी से पास होता है। ये मेजॉरिटी 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब की गई है। मेजॉरिटी एक है सिंपल मेजॉरिटी और एक है आपका स्पेशल मेजॉरिटी और लास्ट आपका है स्पेशल
majority with the consent of state, special majority with the consent of states। अभी बात करते हैं ये मेजोरिटी है क्या। देखो, बिल इंट्रोड्यूस हुआ हाउसेज में, वहां से पास भी करवाना पड़ेगा, लेकिन पास करवाने के लिए हाउसेज के जो मेंबर होते हैं उनकी मेजोरिटी चाहिए होती है, उनका अप्रूवल मेजोरिटी में चाहिए होता है। पहला है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, P&V मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें से 50%, अगर 50% से ज्यादा हाँ बोल देंगे इस मैटर पर जिससे रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो मैटर पास मान लिया जाएगा, क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी वाला मैटर है। ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिनके लिए 50% से ज्यादा की अप्रूवल चाहिए होती है? मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूं। सिटीजनशिप, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, या फिर SC ST या ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आप लिख सकते हैं, और भी हैं मैटर, बट मैं आपको कुछ गिने चुने बता रही हूँ। सिटीजनशिप, ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल की बात मैं कर रही हूँ, ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई कुछ बातें, अगर इनसे रिलेटेड कोई बिल है तो वो 50% से ज्यादा की मेजोरिटी से पास मान लिया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी उसमें चाहिए होती है। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 का मतलब होता है 75%, जितने लोग आए हैं प्रेजेंट हैं उस हाउस के सेशन में, वहां पर 2/3 मेंबर का यानी कि 75% का अप्रूवल चाहिएगा, ठीक है। प्लस एक और कंडीशन साथ में है, ये 75% टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा भी होने चाहिए, तो फिर सपोर्ट करने चाहिए 50% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल, ठीक है। मान लीजिए हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है 543, 543 का 50% कम से कम अप्रूव करना चाहिए, और साथ में ये भी देखेंगे कि 75 प्रेजेंट और प्रेजेंट जितने हैं उसका 75% भी होना चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 75% प्रेजेंट एंड वोटिंग का होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिनमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है? फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, प्लस DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये मैटर है। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट में कुछ मैटर हैं जो यहां पर लाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मैटर होता है, तो यहां आप लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, बेटर टू राइट आप कुछ और भी लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, या फिर खुद आर्टिकल 368 से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, आर्टिकल 368 से जुड़ा हुआ अगर कोई मैटर है तो वो भी यहां पर ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मेजोरिटी वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी यहां पर मेजोरिटी की मदद से वो बिल पास हो गया दोनों हाउसेस से, ठीक है। अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट के लिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल कहां जाएगा? बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट इसको अपनी एसेंट दे देंगे, सहमति दे देंगे, ठीक है, अप्रूवल दे देंगे, और फिर ये बिल क्या होगा? फाइनली एक्ट बन जाएगा। फाइनली ये बिल क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ये है पूरा प्रोसीजर एक बिल को पास करवाने का, ठीक है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट की जाती है। अभी यहां पर कुछ लैंडमार्क केसेस थे, वो लैंडमार्क केसेस आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो लैंडमार्क केसेस हमारे, पहला केस है, मैं यहां लिख रही हूं केसेस। फर्स्ट केस हमारा है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो आप यहां लिख लीजिए शंकरी प्रसाद
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहता है? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि देखो भाई, आर्टिकल 368 यानी कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ के रूप में आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया, ऑर्डिनरी लॉ का जिक्र किया गया है, अमेंडमेंट एक्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो आप पहले तो यहां लिख लीजिए, अंडर आर्टिकल 13 ऑर्डिनरी लॉ की बात की गई है, ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात की गई है, अमेंडमेंट एक्ट की कोई बात नहीं की गई, अमेंडमेंट एक्ट की कोई बात नहीं की गई। ठीक है, आर्टिकल 13 में ऑर्डिनरी लॉ की बातें की गई हैं, अमेंडमेंट एक्ट की कोई भी बात नहीं की गई। और इसके साथ अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। अभी इसके बाद एक पार्लियामेंट अमेंड करेगा ऑब्वियसली। इसके बाद एक नया केस आया, शंकरी प्रसाद का केस खत्म हो गया, ये जजमेंट दे करके ये कहा कि भाई देखो, आर्टिकल 13 ऑर्डिनरी लॉ को कवर करता है, अमेंडमेंट एक्ट को कवर नहीं करता, और साथ में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सके अंडर आर्टिकल 368, जो कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने की बातें करता है। फंडामेंटल राइट भी अमेंड किए जा सकते हैं थ्रू अमेंडमेंट। अभी नेक्स्ट एक केस आया, सेकंड केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस ने क्या कहा? इस केस ने भी शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट को अफर्म किया, पुष्टि की उसकी। ठीक है, तो इन्होंने शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट को, शंकरी प्रसाद जजमेंट को अफर्म कर दिया। ठीक है, अफर्म कर दिया, लेकिन दो जजेस का ओपिनियन डिस्टिंक्ट था और उन्होंने एक डाउट रेज कर दिया बिफोर दी पावर ऑफ पार्लियामेंट, रिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर शंकरी प्रसाद जजमेंट को अफर्म किया गया और ये कहा गया, चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि ये अनबिलीवेबल है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सके, कैसे अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जस्टिस मधोलकर, इन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़ाखानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये बातें की गई। दो जजेस का जो ओपिनियन था वो डिस्टिंक्ट था, जिन्होंने डाउट रेज किया कि भाई ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए, टू जजेस का ओपिनियन डिफरेंट था, ओपिनियन डिफरेंट था, जिन्होंने डाउट रेज किया फॉर पावर टू अमेंड दी डाउट ओवर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, डाउट ओवर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और ये दो जजेस कौन कौन थे? चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह खान एंड जस्टिस मधोलकर। ठीक है, तो आप नेक्स्ट अब लिखेंगे थर्ड केस। दो केस में हम बात कर चुके हैं, थर्ड केस है गोलकनाथ का, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या जजमेंट आया था? इन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो आप यहां लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। और फिर एक अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में, जिसको 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 का, जिसने क्लॉज 3 ऐड किया। नोट करेंगे, क्लॉज 3 ऐड किया, जिसने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट किसी का भी एब्रिज कर सकती हैं या फिर वायलेट कर सकती हैं, इन्फ्रिंज कर सकते हैं। ठीक है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा? पावर दी पार्लियामेंट को, पावर टू पार्लियामेंट, पावर टू पार्लियामेंट टू एब्रिज any of fundamental right, any of the fundamental right, any of the fundamental right। अभी यहां ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट को पावर मिल गई कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट को उसको एब्रिज कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट के पास पावर आ गई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्लॉज 3 ऐड करने की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट जो केस आया वो था केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या जजमेंट आया? इसमें कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट्स को कैसे अमेंड कर सकते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। आप बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइन नहीं है, आप अमेंड कर दीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हानि ना हो। ठीक है। तो यहां पर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आई, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, जिसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को अपहेल्ड कर दिया। राइट। तो यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आई, जिसमें यह कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं है एज सच, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं जिसके बिना संविधान को हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आप यहां लिख लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड तो नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वो होगा जिसके बिना इस डॉक्यूमेंट की, लिविंग डॉक्यूमेंट की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप यहां लिख लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर इज नोवेयर डिफाइंड, बट बेसिक स्ट्रक्चर वो होगा विदाउट दैट existence of living document, existence of living document cannot be imagined। ठीक है जी, उम्मीद है कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, कैन नॉट बी इमेजिन। ऑलराइट। सो ये हमें पता लग गया कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी प्रोपाउंड हुई थी वो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में आई थी, और जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 था उसको हटाया और ये कहा कि भाई देखो, फंडामेंटल राइट आप अमेंड करने की बात कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकते हो।
कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको नहीं हटा सकते, आप उसको नहीं छेड़ सकते हो। इसके अलावा अमेंडमेंट करना है, इस बात को ध्यान रखना, अदरवाइज आप लोग अमेंडमेंट कर सकते हो। ये आया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जजमेंट। ऑलराइट, इसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का आया, जिसमें ये कहा गया कि जिसने क्लॉज 4 को ऐड किया, जिसने क्लॉज 4 को ऐड किया, तो आप यहां लिख लीजिए एडेड क्लॉज 4, एडेड क्लॉज 4 अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 4 ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 368। और ये कहा गया कि भाई देखो आप सभी बातें कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन क्लॉज 4 के अंदर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अमेंडमेंट अगर होता है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो आप यहां लिख लीजिए एडेड क्लॉज 4 अंडर आर्टिकल 368, जो क्या कहता है, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 shall not be questioned, shall not be questioned या फिर challenged, या फिर challenged in any court on any ground, किसी भी ग्राउंड पे किसी भी कोर्ट में आप अमेंडमेंट को तो चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये बात की गई आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, डन। नाउ ये हमें पता लग गया। अब इसके बाद केस आया एक मिनर्वा मिल केस, जो कि बात करता था जुडिशियल रिव्यू के बारे में। मिनर्वा मिल्स का एक केस था, आप लिख लीजिए यहां मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या मिनर्वा मिल केस भी सिंपली आप लिख देंगे तो एग्जामिनर नंबर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोविजन आपको लिखना है। इसमें जजमेंट आया था कि जुडिशियल रिव्यू is the part of basic structure. Judicial review is the part of basic structure. Judicial review is the part of basic structure. ठीक है, और इसके साथ आप कोई मजाक नहीं कर सकते हो, कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको मिनर्वा मिल के केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है तो आप ध्यान रखिएगा कि उसके साथ कोई छेड़ाखानी मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक केस आया, लास्ट केस है ये आज का, वमन राव केस, वमन राव केस। इन्होंने कहा कि देखो 1976 में, आई एम सॉरी, केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट आया था, केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती जो केस आया था, इस केस के पहले अगर कोई भी लॉ था अंडर द पार्ट ऑफ 9th शेड्यूल, इससे पहले बिफोर कोई भी लॉ था तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन केशवानंदा भारती केस के बाद आफ्टर अगर कोई भी लॉ आ रहा है तो उसे क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, उस लॉ को हम एकदम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप नोट करिए, इसको नोट करिए।
केशवानंदा भारती केस के पहले अगर कोई भी लॉ आ रहा है जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो उसको हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आफ्टर अगर उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, शैल नॉट बी क्वेश्चन, शैल नॉट बी क्वेश्चन, क्रॉस कर दीजिए, मैं इसको क्रॉस करना भूल गई थी। केशवानंदा भारती केस आने के बाद अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसको क्वेश्चन बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। पोस्ट टू द जजमेंट कैन बी रेज्ड बिफोर द कोर्ट, क्वेश्चन किया जा सकता है और कैन बी रेज्ड बिफोर, कैन बी रेज्ड बिफोर कोर्ट। ये लो जी, वन गो में हमने पूरा टॉपिक आज का समझ लिया है। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। पार्ट 20 बात करता है अमेंडमेंट के बारे में, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। हमने इसमें ये देखा कि अमेंडमेंट बाय एडिशन और बाय वेरिएशन या फिर रिपील, इन तरीकों से हो सकती है। प्रोसीजर भी यहाँ पर हम देखेंगे अमेंडमेंट के टाइम पर, ठीक है। और मेजोरिटी के बारे में हमने देखा, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। देन नाउ हमने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखे। लैंडमार्क जजमेंट के अंदर हमने क्या क्या देखा है, मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करवाती हूं। देखिए, कुछ केसेस थे हमारे, जिसमें पहला केस हमारा कौन सा था? पहला केस हमारा था, सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम को ज्यादा हम लोग फास्ट रन करते हैं, तो पहला हमारा केस था शंकरी प्रसाद, फर्स्ट केस। दूसरा सज्जन सिंह, तीसरा गोलकनाथ, और फोर्थ केस था केशवानंदा भारती। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया, जिसने क्लॉज 4 ऐड किया अंडर आर्टिकल 368। मिनर्वा मिल्स का केस आया और लास्ट में वमन राव का केस आया, ठीक है। ओके, सो ऑल राइट, उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक तो क्लियर हुआ है। सभी बातें मैंने आपको आर्टिकल 368 से जुड़ी हुई बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है और आपको मेरे साथ साथ पढ़ाने के साथ बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम लोगों को एग्जाम में अच्छे से आंसर रिप्रेजेंट करने का पूरा कंटेंट मिल गया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सो दैट कि मैं इसी तरीके के वीडियोस आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कुछ मदद उन लोगों की भी कर दीजिए। तो बाकी वीडियो पर, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको आने वाले समय में इस तरीके के वीडियोस मिल जाया करेंगे टाइमली। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।